हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और हमने इसका मीनिंग देखा था और हमने देखा था कि इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो मीनिंगफुल फैक्ट हैं उनको निकालना, जैसे कि उनका डेट इक्विटी रेशो क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और टर्नओवर कितना है, डेटर टर्नओवर रेशो कितना है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है। ये सारी चीज़ें जानना, ताकि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो आपका अपने डिसीज़न को ले सकें उस, और जिस तरीके से भी उनको डील करना है बिजनेस में या कंपनी में, तो अपने डिसीज़न के लिए वो क्या करते हैं, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये मतलब था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो 4 तरह के होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं: एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनेमिक एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक एनालिसिस। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए गाइस, मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है? एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन करता है? जब एक्सटर्नल पार्टीज़ करती हैं, यानी कि जो बाहरी हितधारक हैं कंपनी के, जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती हैं, तो वो ऐसा एनालिसिस क्या कहलाता है? एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है या बाह्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, पढ़ के क्या लिखा है: एनालिसिस डन बाय एक्सटर्नल पार्टीज़, यानी कि ऐसा एनालिसिस जो एक्सटर्नल पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है। और वो एक्सटर्नल पार्टीज़ कौन है? क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिट एजेंसीज हैं। ये क्या है? सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रखते, कोई पोस्ट नहीं रखते, बल्कि उनका पर्पज़ होता है सिर्फ कंपनी से एक बाहरी तौर पर डील करना, ताकि वो कुछ रिटर्न अर्न कर सकें। तो उनको कहते हैं एक्सटर्नल पार्टीज़। और आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे क्रेडिटर, डेटर, रिसर्चर, पब्लिशर, ये क्या करते हैं? ये कंपनी के इंटरनल तो मेंबर होते नहीं, इसकी वजह इसलिए ये क्या करते हैं, जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, इनके आधार पर ये विश्लेषण करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अपनी जो भी जानकारी इनको चाहिए होती है, जो डिसीजन लेना होता है, उसके हिसाब से इन फाइनल अकाउंट्स का ये एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं। तो ये बात हुई मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस की। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, मीनिंग ऑफ इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल का मतलब है जब एनालिसिस उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो लोग कंपनी के इंटरनल मेंबर हैं, यानी कि जो कंपनी के चलाने में, कंपनी को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे ऑनर है बिजनेस का, या एम्प्लॉयज़ हैं, या डायरेक्टर्स हैं, या आपके मैनेजर्स हैं। ये कौन है? इंटरनल मेंबर होते हैं कंपनी के। तो जब ये इंटरनल मेंबर कंपनी के एनालिसिस करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का और ऑपरेशनल इफिशियंसी का, तो हम कहते हैं कि वो कैसा एनालिसिस है? वो इंटरनल एनालिसिस है, क्योंकि वो इंटरनल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आइए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट इज़ कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। ये क्या है? मैनेजमेंट जो है, जो प्रबंध है, वो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। क्या जानने के लिए करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को, यानी वित्तीय स्थिति को, और उनकी संचालन प्रभाविता को, यानी कि ऑपरेशनल इफिशियंसी को, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
इट इज़ मोर डिटेल्ड, एक्सटेंसिव एंड करेक्ट। अब इसको मोर डिटेल्ड, एक्सटेंसिव और करेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनल एनालिसिस जो है ये इंटरनल पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है, और जो इंटरनल पार्टीज़ हैं वो कंपनी की हर जानकारी को, हर खुफिया बात को जानते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो हर ट्रांजैक्शन के पीछे उन्हें पता होता है सच्चाई क्या है, उसके एविडेंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। वो सारी चीज़ें इनको कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको एक्सटर्नल पार्टीज़ की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब ये एनालिसिस करते हैं तो ये एक्सटर्नल पार्टीज़ से के द्वारा किए गए एनालिसिस से बेहतर एनालिसिस करते हैं। तो ये ऐसा एनालिसिस क्या कहलाता है, जो इंटरनल पार्टी द्वारा किया जाता है कंपनी की, एक इंटरनल एनालिसिस क्या कहा जाता है इसको। अब हम देखते हैं दूसरा, तीसरा है आपका मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो जहाँ तक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनेमिक एनालिसिस की बात है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है टाइम की रेस्पेक्ट में जब हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, सपोज करो कंपनी XYZ, तो कंपनी XYZ का हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में तुलना करेंगे। यानी कि अगर 2 पीरियड हम 2010 लें और 11 लें, एक अकाउंटिंग पीरियड है 2010 और एक अकाउंटिंग पीरियड है 2011, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंटिंग पीरियड के बीच में क्या परिवर्तन आया कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में और उसके इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये चीज़ें हम किस में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या करते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं बढ़िया दूं तो इसका एग्जांपल है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक लेखा अवधियों में या अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका मीनिंग। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि ऐसा एनालिसिस जो क्या करता है, आपका रिव्यू के लिए किया जाता है और एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 1 से ज़्यादा सालों के लिए, 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ये अकाउंटिंग पीरियड 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे लिखा है देयरफॉर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा टेकन फॉर दोज ईयर्स, और उस जिस साल की हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस साल के में हम कंपेयर कर रहे हैं अकाउंटिंग को, लेखांकन जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरणों को, जिस साल के वित्तीय विवरणों का हम तुलना कर रहे हैं, उस साल के वित्तीय विवरण के जो डाटा हैं उनका प्रयोग करके हम ये एनालिसिस करते हैं। इट शोज बोथ मॉनेटरी डिफरेंस एंड परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, फॉर एग्जांपल कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था, उसमें क्या थे, 5 कॉलम थे। एक कॉलम में पार्टिकुलर्स थे, दूसरे में प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यूज़ हैं उनकी आइटम्स की वो थी, और तीसरे में थी आपकी करंट ईयर के एंड में जो वैल्यू थी आइटम्स की, वो वैल्यू। तो 3 कॉलम हो गए। चौथे कॉलम में हम क्या करते थे, जो करंट ईयर के एंड में जो वैल्यूज़ हैं उनमें से प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यूज़ हैं उनको घटा दिया करते थे, तो हमारे पास डिफरेंस निकल कर आ जाता था। उस डिफरेंस को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि वो रिलेटिव टर्म में हमने मेज़र नहीं किया, वो एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है, वो एक दूसरे से रिलेटिव टर्म में वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया हमने, रिलेटिव टर्म में मेज़र नहीं किया, बल्कि एक सेपरेटली एब्सोल्यूट टर्म में मेज़र किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं। और जब हम चौथे कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं तो फिर हम निकालते हैं आपका परसेंटेज ऑफ चेंज, यानी कि जो चेंज आया है दोनों अकाउंटिंग पीरियड में, जो चेंज हुआ है आइटम की वैल्यू में, वो चेंज जो है कितना प्रतिशत है प्रीवियस ईयर में जो वैल्यूज़ दी हैं उनका, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के एंड में वैल्यूज़ हैं उनमें कितना प्रतिशत चेंज आया, ये हम लिखते हैं किसमें, 5वें कॉलम में, जिसका नाम है परसेंटेज चेंज। तो स्टूडेंट्स
ये बात हुई आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की या डायनेमिक एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे वर्टिकल एनालिसिस की। तो वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसको स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थिर होता है, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर हम एक ही पीरियड के लिए हम कंपेयर करते हैं कि जो आइटम्स हैं उनका किसी विशेष मद के तुलना में कितना प्रतिशत है वो। यानी कि अगर मैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, तो जैसे आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूं अगर, तो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है दो तरीके के होते हैं। एक आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक होता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करूं तो उसमें भी 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम असेट एंड लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं और उनके टोटल का अमाउंट दिखाते हैं। तो दूसरे कॉलम में हम दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर के एंड में उनकी क्या वैल्यूज़ थी असेट एंड लायबिलिटीज़ की। तीसरे कॉलम में हम दिखाते हैं कि करंट ईयर के एंड में क्या वैल्यूज़ हैं उनकी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। फिर चौथे कॉलम में हम दिखाते हैं कि उन दोनों अकाउंटिंग पीरियड में कितना चेंज आया, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो वैल्यूज़ थी उनमें कितना चेंज आया और वो अब करंट ईयर के एंड में कितनी वैल्यू की हो गई। तो चौथे कॉलम में हम क्या दिखाते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। और पांचवें कॉलम में हम ये गलत बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो चौथा कॉलम है उसमें डिफरेंस नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या दिखाएंगे कि जो करंट ईयर है आपका, जो चौथे कॉलम में आएगा आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू। तो जो प्रीवियस ईयर में जो असेट एंड लायबिलिटीज़ दिखा रखी हैं उन असेट एंड लायबिलिटीज़ का उसमें टोटल भी दिया होगा दूसरे कॉलम में, और उन असेट एंड लायबिलिटीज़ की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो भी दिखाई गई होगी। तो जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसमें चौथे कॉलम में क्या दिखाया जाता है, इसमें ये दिखाया जाता है कि उस ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में कोई पार्टिकुलर असेट या कोई पार्टिकुलर लायबिलिटी टोटल असेट का कितना परसेंट है या टोटल लायबिलिटी की कितनी परसेंट है। इसी तरीके से हम जो पांचवा कॉलम होता है उसमें दिखाते हैं कि करंट ईयर के एंड में असेट जो है टोटल असेट का कितना प्रतिशत है और जो लायबिलिटीज़ हैं वो टोटल लायबिलिटीज़ का कितना प्रतिशत है। ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसी तरीके से हम दिखाते हैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें भी यही 5 कॉलम होते हैं और वो भी इसी तरीके से बनता है, बस उसके जो आइटम हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होंगे और बैलेंस शीट में आइटम असेट एंड लायबिलिटीज़ होंगे। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा टेक्स्ट में। द एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस में या स्टैटिक एनालिसिस में हम किसी एक ईयर का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक ईयर का विश्लेषण करते हैं, और जैसे कि हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते थे। आगे लिखा है सच एन एनालिसिस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ द सेम टाइम और डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स इन वन एंटरप्राइज। यानी कि हम क्या करते हैं, इस एनालिसिस में हम कंपेयर करते हैं जो सेवरल कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही एक ही साल के अंदर अंदर, जो उसके जो डिविजन्स हैं या डिपार्टमेंट हैं उसमें अलग एक डिपार्टमेंट, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल एनालिसिस करते हैं। इसमें कोई कंपनी है अगर तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपनी एक ही होगी आपकी और जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड जो होगा
वो भी एक ही होगा। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट की एक दूसरे से तुलना करते हैं, या जो कंपनी के डिविजन्स हैं उन डिविजन्स की एक दूसरे से तुलना करते हैं, ना कि हम इसमें तो दो अकाउंटिंग पीरियड या दो से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक ही कंपनी की डिपार्टमेंट की तुलना की जाती है आपस में और किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो इसमें बेसिकली चार जो है डिफरेंस हैं। तो इनमें जहाँ तक डिफरेंस की बात है तो इसमें 5 डिफरेंस होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में। पहला जो डिफरेंस है वो है अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में या तो दो अकाउंटिंग पीरियड होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वर्टिकल एनालिसिस की बात करें तो वर्टिकल एनालिसिस में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो एक ही होता है। हम उसी एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या डिवीज़न हैं उनकी कंपेयर करते हैं कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो है आइटम्स का। अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करें तो सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि जो आइटम होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में जिनकी हम तुलना करते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं दोनों हर अकाउंटिंग पीरियड में। बस उनके जो पीरियड हैं, जो अकाउंटिंग पीरियड हैं, जो लेखांकन अवधि हैं वो अलग अलग होती हैं। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में हमारे पास आइटम डिफरेंट होते हैं और पीरियड जो है वो सेम होता है। तीसरा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन का। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में दो तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है जब हम तुलना करते हैं। तो पहला तो है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। जैसा कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, चौथे और पांचवें कॉलम में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को दिखाते हैं। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो उसमें इंफॉर्मेशन कैसी दी हुई थी है, जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा दिया होता है, एक तो एब्सोल्यूट टर्म में और एक परसेंटेज की टर्म में। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में खाली परसेंटेज की टर्म में दिया जाता है। ये इनमें एक और डिफरेंस है। इसके बाद है इनकी यूज़फुलनेस, जो यूज़ कहाँ होते हैं यानी ये। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो टाइम सीरीज़ एनालिसिस का एक पार्ट है और वो टाइम सीरीज़ एनालिसिस में यूज़ होता है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस का मतलब है जब हम किसी संस्था की तुलना करते हैं अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में टाइम की रेस्पेक्ट में, यानी कि 2010 में उनकी क्या वैल्यू थी, फिर 11 में उनकी क्या वैल्यू हुई, फिर 12 में उनकी क्या वैल्यू हुई, फिर 13 में उनकी क्या वैल्यू हुई। इस तरीके से टाइम की रेस्पेक्ट में अलग अलग टाइम पीरियड में हम कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। दूसरी तरफ वर्टिकल एनालिसिस की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस यानी कि एक फर्म की दूसरे फर्म से हो सकती है या एक ही फर्म की जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं या डिवीज़न हैं उनके बीच में हो सकती है। तो ऐसे एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। लास्ट डिफरेंस है कंपैरिजन का। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो एक पार्ट है कंपैरिजन का, लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो स्टेप है कंपैरिजन की तरफ। यानी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, कम से कम दो या दो से ज़्यादा अकाउंट की तुलना करते हैं। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो कंपैरिजन का एक पार्ट है, यानी कि उसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड होते हैं जिनके हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में तो उसके बस एक ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो यहाँ हम क्या कर पाते हैं, कंपैरिजन कर नहीं पाते, बस कंपैरिजन की एक स्टेप पूरी कर पाते हैं। तो इसलिए वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, जो कंपैरिजन होता है वो केवल एक स्टेप है कंपैरिजन की तरफ, पूरा कंपैरिजन नहीं है। जबकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में पूरा कंप्लीट कंपैरिजन किया जाता है एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स का। लास्ट का पॉइंट है हमारा
इंटर फर्म और इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो इनके डिफरेंस देखते हैं क्या है। जो इंट्रा फर्म एनालिसिस है उसमें एक ही फर्म होती है या एक ही कंपनी होती है, और जो एनालिसिस हम करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, वो उसी के डिवीज़न का करते हैं, उसी के डिपार्टमेंट्स का करते हैं। लेकिन इंटर फर्म एनालिसिस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फर्म होती है और हम एक फर्म के डिपार्टमेंट की तुलना नहीं करते, बल्कि दो या दो से ज़्यादा फर्म की आपस में तुलना करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो इंट्रा फर्म एनालिसिस में जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंटर फर्म एनालिसिस में केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड होता है और उसमें हम बस एक ही अकाउंटिंग पीरियड में दो या दो से ज़्यादा फर्म की तुलना करते हैं। लास्ट पॉइंट है अदर नेम्स, यानी कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंट्रा फर्म एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, और इंटर फर्म एनालिसिस को हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ पूछना है तो आप मुझे वो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे की बात शुरू करेंगे और हम जानेंगे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है उसका प्रोसेस क्या है। वो तो प्रोसेस को हम अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।